ठीक है ना। आज का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने 3 डेरिवेशन में से तीसरा डेरिवेशन आज करने वाले हैं। पहला डेरिवेशन सिंपल था, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। दूसरे में सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 था, राइट है ना, इस तरह से। और फिर हम आगे बढ़कर उसे Qn Rn तक खत्म करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो डाइपोल को लेकर है। किसको लेकर है? क्लास 11th में हमको डाइपोल के बारे में थोड़ा बताया गया, क्या रहता डाइपोल, डाइपोल एक्सिस, हाँ, और डाइपोल मोमेंट हम उसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे। देन इस टॉपिक पर आने वाले हैं। ओके, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 4 ध्यान में रखो, ठीक है। एग्जाम में जब पूछेगा तो 3 मार्क के लिए नहीं, 4 मार्क के लिए पूछेगा इस डेरिवेशन को। ओके, जिस तरह से हर चैप्टर के अंदर बड़े डेरिवेशंस कुछ होते हैं ना, तो उस टाइप में ये एक डेरिवेशन है जो 4 मार्क के कैपेसिटी में आता है। ओके, क्लोज कर दो बेटे खाली आप, राइट। स्टार्ट करेंगे। अरे पहली चीज याद रखो बच्चों, जब कभी डाइपोल किसको बोलते हैं वो चीज याद रखो, ठीक है। डाइपोल, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो चार्जेस ऐसे हो जो एक चार्ज प्लस हो तो एक माइनस हो, अपोजिट पोलैरिटी के साथ। ओके, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, इसको मैं नाम देता हूं प्लस क्यू, इसको नाम देता हूं माइनस क्यू, ठीक है क्या। अब इन दो चार्जेस को सेपरेट करते एक फाइनाइट डिस्टेंस से। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कुछ महदूद डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ये कहा जा सकता है कि डिस्टेंस सपोज करो r है, वो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मतलब ये 1 कॉलम तो ये भी 1 कॉलम, अपोजिट मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, लिमिटेड डिस्टेंस से सेपरेट करे बने, राइट है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस इट इज अ पेयर ऑफ 2 और मोर देन, नहीं मोर देन नहीं, सिर्फ डाई है ना, तो डाई मतलब 2 चाहिए, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस कॉल्ड एज, इसको डाइपोल बोल दिया अपन। ये तो समझ आएगा क्या, ये डाइपोल किसको बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज है बच्चों डाइपोल एक्सिस। ठीक है, डाइपोल एक्सिस इसको बोलेंगे, ये दो चार्जेस है, इन दो चार्जेस के सेंटर को हम एक लाइन से पास करेंगे, इस लाइन को बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। और एक्सियल लाइन कहते हैं इस लाइन को, क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन, एक्सिस वाली लाइन। एक्सियल मतलब एक्सिस वाली लाइन। क्लैरिटी आ रही क्या? तो बच्चों समझ में आ रही बात ये तो क्या है? डाइपोल मींस a pair of 2 equal and opposite charges separated by finite distance, while dipole axis is an axis passing through the center of 2 charges. दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल एक्सिस। पूरी बात खत्म यहाँ पर। अब तीसरी डेफिनेशन जो आती है यहाँ पर वो डाइपोल मोमेंट है। क्या है बच्चों? डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, ये बेसिक टर्म्स है, हमको इस डेरिवेशन में लगने वाली है जो क्लास हमारे पास 11th में थी, तो वहां से आपको जो डेटा लग रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली अ टर्म, डाइपोल मोमेंट यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट टर्म का यूज करते हैं। और क्या चीज होता है डाइपोल मोमेंट? तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट होता है। सर किसका प्रोडक्ट होता है? चार्ज का। चार्ज कहूं तो गलत, सही ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड का। अब सर कौन से, प्लस वाले कि माइनस वाले? दोनों का भी सेम ही है, क्योंकि 2 इक्वल बोले ना। अपोजिट का तो केस ही नहीं है, क्योंकि सर अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे तो डायरेक्शन का मसला ही नहीं आने वाला है ना, प्लस माइनस का मसला आने वाला नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस कैसा सर? सपोज करो ये सेंटर है और सेंटर अगर ये O है तो O से यहाँ तक का हम डिस्टेंस L लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L लेते हैं, तो L प्लस L 2L ऐसा माना गया है। लेना चाहिए था, चाहिए तो पूरा X ले सकते थे, L ले सकते थे, पर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इस तरह से हमने 2L लिया।
सेंटर से डिस्टेंस को माना। दो चार्जेस का जो डाइपोल है, डाइपोल का एक्सिस है, उसको सेंटर किया हमने। ओके, उस लाइन का सेंटर किया, सेंटर से यहाँ तक चार्ज और यहाँ तक चार्ज, एल एल माना, एल प्लस एल 2l ऐसे। तो बिल्कुल आसान। डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों? डाइपोल मोमेंट इज अ टर्म इन विच स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मेजर्ड एंड इट इज गिवन बाय फार्मूला P इज इक्वल टू Q इनटू 2l। फार्मूला क्या बन सकता है एक्सप्लेन करना चाहे तो? और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। समझ आ गया क्या? Q इनटू 2l। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम डाइपोल लिखेंगे, डाइपोल ड्रॉ करेंगे। डाइपोल ड्रॉ कैसे करेंगे सर? ये आसान, देखो ये इस तरह से हमने डाइपोल एक्सिस है ये, और यहाँ पर एक चार्ज रहेगा और यहाँ पर एक चार्ज रहेगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसके सेंटर को हम O बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको A नाम देंगे, इसका नाम B देंगे, इस पर प्लस चार्ज को रखेंगे और यहाँ पर माइनस चार्ज को रखेंगे। राइट है, A पर प्लस और B पर माइनस चार्ज रखेंगे। मैं थोड़ा इसमें देख लेता हूँ किताब के अंदर कि आपको ऐसे रखा गया, चूंकि मैं सेम फॉर्मूला लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले तो A पर माइनस रखा और B पर प्लस रखा, तो हम ऐसे रख देते हैं। टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से भी काम करें तो बेहतर है। ठीक है क्या? वैसा भी करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, लेकिन ऐसा कर देते हैं। A पर माइनस Q और B पर प्लस Q, ऐसा रख दिया हमने। अब देखिए या मुझे क्या करना है, इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल A की वजह से और B की वजह से बनने वाला पोटेंशियल मुझे पॉइंट P के ऊपर कैलकुलेट करना है। पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जहां पर मुझे इन दोनों से बनने वाला पोटेंशियल पता करना है। पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे प्लस Q चार्ज और प्लस माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज, इन दोनों का पोटेंशियल उस पे जाके कितना लगेगा वो वहां पता करना है। तो मुझे एक्चुअली पता करना है पोटेंशियल एट द पॉइंट P पता करना है, और किसकी किसकी वजह से, और प्लस Q और माइनस Q की वजह से। समझ में आ रही बात ये? इस तरह से। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, तो मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि इसका डिस्टेंस जो है तो सेंटर से जो है तो R डिस्टेंस है। यहाँ से अंतर कितना है बच्चों? R डिस्टेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ और नाम देता हूँ बच्चों, R1 नाम देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए R2 नाम देता हूँ, ऐसे अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है क्या? देखो ये डिस्टेंस O से P तक का सेंटर से R, इसको दे दिया मैंने R1 और इसको दे दिया R2। कोई हार्ड काम नहीं है, बोलो नहीं है बोलकर। ओके, अभी क्या करना है बच्चों? देखो यहाँ पर मेरे पास इतना समझ आ गया। थ्योरी में क्या लिख सकता हूँ मैं? कंसिडर टू चार्जेस। पहले डाइपोल की डेफिनेशन क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज a pair of two equal and opposite charges separated by finite distance. Simple. A pair of two equal and opposite charges separated by finite distance. ये मैं डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कंसिडर कर दिया? कंसिडर two charges separated with length 2l, है ना? l plus l 2l है ना बच्चों? तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये l है और ये l, फिर यहाँ पर 12 लिखो, चलता ना? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज q। मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? q है। ओके ना? फिर यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट P इज अ पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस एंड माइनस चार्जेस। राइट है? ओके, R is the distance between point O to P, while R1 is the distance from positive charge to the point P, while R2 is the distance between negative charge to the point P। ये थ्योरी अपने मन से बनाना है, जो जो दिख रहा है उसको लिखते जाना है, आगे पीछे करे कोई मसला। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री करेंगे। ज्योमेट्री कैसे लगाएंगे? देखो थोड़ा सा इसको, कि मुझे ये दोनों लाइन को इक्वल में देखना है। तो कैसे बनेंगे ये दोनों लाइन? ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इसे इक्वल बनाना है तो हम थोड़ी ज्योमेट्री लगाते हैं। तो ज्योमेट्री कैसे लेंगे? देखो, हम इसके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों। देखो लग गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। बन नहीं रहा भी तो अंडरस्टैंड करो कि दोनों इक्वल हो चुके। राइट है क्या? ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है। करेक्ट है क्या? अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है
तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन करता हूँ यहाँ पर, इस तरह से एक्सटेंशन किया, राइट है क्या, ये पॉइंट तक का देखो, और फिर ऐसे इसको ज्वाइन कर लिया। तो अब जाके ये दोनों भी लाइन इक्वल हो गए, और ये दो लाइन इक्वल मतलब ये दोनों लाइन इक्वल यहाँ से यहाँ तक, ये इतना और ये इतना, राइट है क्या बच्चों, ये इक्वल हो गया। और अगर इनको देखा जाए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो गया क्या। तो मैंने ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शंस किए, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस किए, ये तो आपको समझ में आ चुका था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मैंने उसी की तरह ले ली जिस तरह से लाइन है वो ले लिया बेटा, ऐसे, और ये यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ही बन चुका, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि 90 डिग्री का एंगल भी बन चुका है, यहाँ पर बन गया, राइट है। और यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। हो बच्चों, बन गए दो एंगल्स। प्यारे बच्चों जरा यहाँ गौर करें, ये जो एंगल रहेगा इसे हम थीटा कहेंगे। सर किसका एंगल है ये, तो वो लाइन का एंगल है जो सेंटर ऑफ डायपोल से पॉइंट पी को कनेक्ट हो रही है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्सियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, एक्सियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। यस और नो, ओके। तो यहाँ पर थीटा एंगल बन चुका है इसका। और यहाँ पर जैसे हमने इस तरह से नाम दिया था, इसका नाम ए दिया, इसका बी दिया, इसका नाम सी लिखकर इसका नाम डी भी लिखा जा सकता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अभी गौर करें यहाँ पर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा ही होगा, राइट है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पर ये अगर ओ है तो ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ये पहले वाले ट्रायंगल में ओ सी बी, ओ सी बी, जरा देखिए, ओ सी बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, ओके। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या करना है, cos थीटा फाइंड करना है। क्यों करना है सब समझाता हूं। cos थीटा निकालना है, मतलब cos थीटा क्या निकलेगा, ये वाला एंगल है, तो एडजेसेंट कौन रहेगा, ये एडजेसेंट रहेगा, है ना बच्चों, ओके। मतलब एडजेसेंट कितना है यहाँ पर, OC, O से C एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के अपोजिट होता है ना, ये 90 डिग्री का अपोजिट, ये हाँ वेरी गुड। यहाँ पर अपोजिट आपको हाइपोटेन्यूस भी नजर आ गया, वो OB है, राइट है क्या, OB, ठीक है। प्यारे बच्चों, cos थीटा एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू, ये OC जो है मैंने सेम लिखा, OC को OC अपॉन में OB क्या चीज है बच्चों, L है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से तक है, मान रहे हो ना, L, ओके। क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर, ओके। अब मुझे अगर OC निकालना है तो OC क्या मिलेगा, L cos थीटा, OC क्या मिलेगा, L cos थीटा, राइट है ना, ओके। अभी देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो मुझे OC मिला, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिला, ये OC यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिला, कितना मिला, तो यहां लिखेंगे L cos थीटा, कितना डिस्टेंस मिला, L cos थीटा, करेक्ट है। अच्छा, O से लेकर P तक क्या था, OP क्या था, आंसर आएगा R था ना, O से P पूरा R माने थे, इसको R1 इसको R2 माने थे, ये क्लियरिटी आ गई, ये पूरा R था। अच्छा सर, और एक बात, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, यानी R1 को R के फॉर्म में लिखना है, ये जब L cos थीटा है तो ये कितना बच गया रे बच्चों, देखो, हाँ वेरी गुड, R माइनस, असीर समझ रहा है क्या बेटे, ये जब L cos थीटा है, ये पूरे R में से L cos थीटा निकल गया, तो ये मिला R माइनस, अच्छा ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि PB जो है हमारे पास, PB जिसको हमने R2 बोले थे, R1 बोले थे क्या, PB जिसको हमने R1 बुलाया था, है ना, R1 बुलाया था, वो किसके बराबर है,
हाँ आर माइनस एल कॉस थीटा के बराबर। सर कैसे? एक्चुअली देखा जाए तो पी बी बराबर है सी पी के, पी बी बराबर है सी पी के, और पी बी का नाम R1 दिया था और R1 बराबर है सी पी के। सी पी कितना है तो R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। समझ रहे? क्या नींद आ रही रे? नींद तो नहीं आ रही रे बाबा, दोपहर का टाइम है, थोड़ी थोड़ी नींद घेरती है ये टाइम पर, लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा, आपको नहीं समझ रहा है तो, लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है? अरे जनाब सकलैन साहब मरहूम नहीं है ना मरहूम, तो फिर ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इधर देखें, ठीक है? मरहूम अगर नहीं है तो मैंने इस तरह से क्या निकाला, R1 की वैल्यू R के फॉर्मेट में निकाला, R1 की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है R2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? R2 की वैल्यू। अब सर R2 क्या रहेगा, जरा देखो, ये है PB, हमने PB जो निकाला था इस तरह से, नहीं PB कैसा होता है बेटा, यहाँ PB, ये PB बराबर किसका था? PC के, है ना, या CP के, जो भी है, तो PB PC बराबर थे। तो अपने को अगर ये R2 निकालना तो R2 किसके प्लस में है, बोलो? R2 ये R के साथ प्लस में इतना हो जाएगा, और ये OD है ना। जब मुझे R2 निकालने की बारी आएगी तो वो प्लस हो जाएगा, किसके किससे प्लस हो जाएगा बोलो? है ना, R प्लस में OD, हाँ DO या OD जो भी हो। तो मुझे R2 निकालना है तो पहले OD निकालना पड़ेगा, है ना। R2 निकालना है तो OD निकालना पड़ेगा। सर OD कैसे निकाले, तो यहां पर लगा दे cos थीटा, cos थीटा बराबर है अपोजिट, व्हाट इज अपोजिट? एडजेसेंट, हाँ एडजेसेंट है OD, और अपोजिट है इसका 90 डिग्री, ये है हाइपोटेनियस आना चाहिए, OA, है ना। फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस, सॉरी एडजेसेंट डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट डिवाइडिंग बाय, ये फॉर्मूला है। तो एडजेसेंट, अभी देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री अपोजिट में कौन रहता? हाइपोटेनियस, हाँ, तो ये हाइपोटेनियस आगा OA, राइट है। और ये एंगल को चिपक कर जो रहता वो कौन रहता? राइट है ना। सर इन्हें तो चिपक के, लेकिन 90 के अपोजिट है ना, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस बन रहा है, तो अब इन्हें एडजेसेंट नहीं बन सकता, एडजेसेंट फिर इन्हें बनेगा, करेक्ट है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह मुझे बन गया ये। और अगर मुझे OD, अगर OA की बात करें तो OA क्या है बच्चों? L के बराबर है, OA बराबर है L, दूसरे इधर वाले L के, ओके ना। तो फिर OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L cos, तो पता चला OD की वैल्यू आ रही है L cos थीटा। तो यहाँ पर R2 बराबर R प्लस में L cos, मिला कर बच्चों। R1 क्या मिला सर? तो R माइनस एल कॉस थीटा। R2 क्या मिला? तो R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। R1 जो मिला R माइनस में मिला, R2 जो मिला R प्लस में मिला, R1 जो मिला वो माइनस में मिला, R2 जो मिला वो प्लस में मिला। पहले बच्चों ये R1 R2 एग्जाम में निकालते बैठे तो अपन अंधर हो जाते पूरे मार्क्स को लेकर, समझ रहे, टाइम को लेकर। तो मैंने बिहाइंड कंसेप्ट क्या था, ज्योमेट्री कैसी लगती है, ये सब चीजें मैंने आपको समझाया। बट आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इस डेरिवेशन को याद करो मतलब R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, एग्जाम में लिख कर आओ। बाय द ज्योमेट्री वी कैलकुलेटेड, हमने पता कर दिए बोलो, और डायरेक्ट आंसर लिख के दो उसको, R1 ये है, R2 ये है, खत्म। समझ रहे? इतना ज्योमेट्री लाया कि कंफ्यूज हो गया, क्या फायदा है? आगे दुनिया का बड़ा डेरिवेशन है अपना, और तो कुछ नहीं, डायग्राम को इतनी मेहनत से सीखे थे, इसे मेट दिए, ठीक है। ठीक है, अरे ठीक है ना। देखो डायग्राम कैसे बनाना है दोबारा देख लो, डायग्राम बोर्ड के लिए यहीं पर याद कर लो। चलो 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 जल्दी देखो फास्ट। ये क्या है बोलो? ये हाइपर एक्सिस है ना, और इसका नाम क्या दिया? ए, इसका नाम सेंटर में ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक का भी, और दोनों का मिलाकर
यहाँ कोई प्रॉब्लम? ये ना थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको बड़ा लिख दे रहा हूँ, मैं छोटा लिख रहा हूँ A B O। ओके ना, चलो तो ये हो गया L L और ये हो गया मिलाकर 2L। ए बच्चों बात मत करो, अरफात नाम रोशन करना है बेटे बातें कर कर। ये पॉइंट ठीक है, अब देखो स्केल लेकर ऐसा कोई पॉइंट ले लिए, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर देने का इसको, इससे इसको ज्वाइन, सेंटर से इसको ज्वाइन, इससे इसको ज्वाइन। करेक्ट है बच्चों, इतना सभी को आ जाएगा। तौहीद बेटा ये क्या रहेगा बेटा? एंगल थीटा। ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ओके, इसका नाम वाह जबरदस्त। और ये क्या था रे? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ी ज्योमेट्री करेंगे, और ज्योमेट्री कैसे करते हैं थोड़ा बता दो आप मुझे। इसे इस तरह से परपेंडिकुलर उतार देंगे, यहाँ पर बना क्या परपेंडिकुलर इस तरह से? क्या हो गया भैया? ऐसे कर रहा है कभी कभी ये? किसके साथ ऐसा कर रहा है? सभी सरों के साथ? मेरे साथ ही? सबके साथ हो रहा? उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया। बढ़िया ना? अब इधर भी थोड़ी सी ज्योमेट्री कर दो। कैसे करेंगे? इसको थोड़ा इसके बराबरी में खींचेंगे और इस तरह से लाइन ज्वाइन कर दो। डायग्राम सबको याद होगी कर बच्चों? ये एंगल ओके, इसका नाम जैसा ये आर पूरा डिस्टेंस है बच्चों, ये आर जो है हमारा पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये वाला यहाँ पर माइनस चार्ज रखूंगा और यहाँ प्लस चार्ज रखूंगा। ये बात याद कर रखेंगे आप। हाँ, लेफ्ट माइनस राइट में प्लस चार्ज। जब आप प्लस चार्ज रख रहे तो आर जो मिलेगा माइनस में, छोटा है ना साइज तो माइनस, और ये बड़ा साइज है R2 का बड़ा साइज है तो यहाँ पर प्लस, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे ये OC नाम दे दिया, इसका D नाम दे दिया ना, ABCD नाम दे दिया, C। ठीक है, C और ये D। ठीक है, क्लियरिटी आ रही ना? ये C है और ये D है। ओके, अब ये डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डिस्टेंस कितना है? L cos थीटा। कितना है? L cos थीटा। L cos थीटा में अपन R क्या करेंगे? यहाँ पर ये पूरे R में से L cos थीटा माइनस कर देंगे तो नहीं मिलेगा। और सर ये डिस्टेंस कितना है? तो ये भी तो L cos थीटा है। ये डिस्टेंस भी L cos थीटा, ये डिस्टेंस भी L cos थीटा, दोनों सेम है। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर मुझे R में L cos थीटा प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर R में L cos थीटा माना। डायरेक्ट याद करो, L cos थीटा। सर R1 कितना मिला? तो आंसर है R1 बराबर है R माइनस L cos थीटा, R2 बराबर है R प्लस L cos थीटा। याद कर लो रे बच्चों, उसका डेरिवेशन करो, समझ रहे? और यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरी लिखो, क्या? फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल के नेम बोल दो। ट्रायंगल के दो नेम है ना, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल। क्या है? OAD एंड OCD। हाँ, फ्रॉम ट्रायंगल्स बी है यहाँ पर, OCB फ्रॉम ये वो ट्रायंगल्स। ठीक है ना? वी हैव कैलकुलेटेड, खत्म। हमने R1 और R2 पता कर दिया R के फॉर्मूले। ठीक है क्या? हाँ, चलिए अब उसके बाद हमारे ज्योमेट्री यहाँ से हमारा जो डेरिवेशन शुरू होता है और इंतहाई आसान डेरिवेशन है, सिर्फ उतना आपको याद करने का, मशक्कत का काम उतना चाहिए। अब यहाँ से कुछ इतनी है प्यारे बच्चों, आपको पता है पोटेंशियल एट द पॉइंट P निकालने का है। किसकी वजह से निकलेगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज। हट काम,
नहीं है ना रे बच्चों। देखो प्लस चार्ज की वजह से क्या बनेगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, अपॉन में R1 का स्क्वायर है, R2 है बेटा, प्लस पे क्या पे, प्लस पे R1 है, तो स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता R1। नहीं समझा क्या दीदी, समझा ना, इस तरह से। और फिर जो माइनस वाला रहेगा इसका पोटेंशियल प्लस रहेगा, माइनस वाले का पोटेंशियल माइनस रहेगा, माइनस का पोटेंशियल क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, अब माइनस वाला क्यू है तो माइनस पहले दीजिए सामने, है ना, अपॉन में R2 था है ना, माइनस वाला किस पे, तो कोई R2 डिस्टेंस पे, और प्लस वाला R1 डिस्टेंस पे। प्रॉब्लम बच्चों कॉमन क्या निकलेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, ब्रैकेट क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2, है ना बच्चों। ओके, अब यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे इन ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन में R1 को क्या लिखेंगे रे बच्चों, R1 को यहाँ पर था लिखा हुआ अभी R माइनस L cos थीटा, ठीक है ना, फिर माइनस में R2 को R प्लस L cos थीटा, आसान है ना बच्चों ये, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रे बच्चों, इसको इधर भेजे तो R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस, अब दो माइनस आ गए, ये माइनस तो माइनस R, और ये फिर माइनस माइनस प्लस L cos थीटा, है ना रे बच्चों। अपॉन में क्या हो गया, फिर यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा, इन दोनों का नीचे नीचे मल्टीप्लाई, है ना। अब ब्रैकेट्स खोलना पड़ेगा उसको, तो उससे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आसान चीज यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस का माइनस का कैंसिल, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L cos थीटा 2L अपॉन में, किसी का दिल बोला ये प्लस का प्लस का माइनस का तो कैंसिल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, ये a प्लस बी माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करता है a प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ पर a कौन है, r है, b कौन है, L cos थीटा है, तो मैं लिख दूं r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि b में दोनों है तो दोनों के स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2L एज इट इज cos थीटा एज इट इज अपॉन में R स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये हमारे पास डिस्टेंस जो L है और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, R है ना, R1 R जो भी रहेगा, तो L अगर हम देखेंगे, अगर ये डिस्टेंस L जो है तो बहुत छोटे है और ये डिस्टेंस बहुत दूर है, ऐसा मान के चलते, क्या मान के चलते, ये डिस्टेंस बहुत छोटे और वो डिस्टेंस बहुत बड़े हैं। ठीक है, इस वजह से जब R बहुत 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 ज्यादा बड़ा है L के मुकाबले में, तो फिर L का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ना, L जब छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, यानी बहुत छोटी चीज का स्क्वायर और भी छोटा होता है ना, जैसे 0.1 का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, 0.01 हो जाता है, करेक्ट ना। तो ऐसे, तो यहाँ पर अगर R का और इनके दोनों के मुकाबले में अपन डिफरेंस करेंगे तो ये वाला टर्म जो है ना L छोटा रहने की वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा या निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ डिवाइड में सर ऊपर का L 0 नहीं होगा क्या, अरे बेटा मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने बोला अगर उन्हें है छोटा उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, ऊपर थोड़ी स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है क्या, और अगर ऊपर वाले को 0 कर दिया छोटा बोल के अपन ने, तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा, फिर आंसर ला के मतलब क्या है, समझ रहे कि नहीं, है ना, पूरा आंसर 0 हो जाएगा। हमको फिर आंसर में तो लाना है ना, हम एडिशन में कोई छोटी सी चेंजेस हुए उसको हम नेगलेक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सब की वैल्यू देखो, इन सब की वैल्यू अगर आप देखेंगे, इन सब की वैल्यू मिसाल तो सब मिला करेंगे 5 और प्लस में 0.01, इसको निगलेक्ट करे वाला चलता है, इसको नहीं चलता करे वाला, है कि नहीं। तो सर इस अगर अपन इसको निगलेक्ट करने को बैठेंगे तो सभी निगलेक्ट हो जाएगा, 5 0 बन जाएगा खाली इसके अकेले की वजह से। तो हम कैसा करते हैं, अगर कोई है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता बोल के उसको निगलेक्ट कर लेते हैं,
तो स्क्वायर छोटा हुआ तो स्क्वायर के साथ वाला टर्म भी जीरो हो गया, राइट है ना? इधर से किधर जा रहा है, एक लिखा आर स्क्वायर में, है ना? ये हमने रेफरेंस दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, देखो Q ऑफ 12 साथ में कर लेंगे। Q ऑफ 12 का मतलब क्या होता, अभी बताया था Q ऑफ 12, हाँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लिखेंगे, आर स्क्वायर को साथ में लिखेंगे और Q ऑफ 12 को अलग से लिखेंगे, राइट है क्या? और कॉस थीटा को अलग से लिखेंगे। तो ये टर्म क्या होता, डाइपोल मोमेंट, दैट इज P होता। रेफरेंस दे देंगे, है ना? 2L इंटू Q इज इक्वल टू P, तो यहाँ P लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, ये P इधर आ गया तो P और ये cos थीटा था, P cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल एट द पॉइंट P जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, P सेपरेट निकालना, P सेपरेट निकालना इस तरह से, ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेट निकालना और P cos थीटा सेपरेट निकालना और अपॉन में जो तो आर स्क्वायर लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। होगा ये डेरिवेशन फिनिश। हार्ड काम, अब मैं तुम्हारा रफ बतलाती हूँ एक दफा, तुम मुझे सब मिलकर लाउड आंसर करना, ठीक है? चीखना नहीं बट लाउड आंसर करना। पोटेंशियल एट दी पॉइंट P निकालने का है, ठीक है? तो एक बनेगा प्लस Q चार्ज वाला पोटेंशियल और एक बनेगा माइनस Q चार्ज वाला पोटेंशियल, है ना? प्लस Q वाला पोटेंशियल रहेगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q अपॉन में R1, प्लस Q R1 पे है ना, माइनस में बनेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q बाहर आया तो माइनस यहाँ आया, हाँ, अपॉन में R1, ये माइनस Q था तो माइनस इधर आ गया, ओके। कॉमन निकला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन निकल गया, है ना बच्चों? क्या बचा 1 माइनस 1, हाँ माइनस में डायरेक्ट याद करे थे अभी तुम लोगों ने, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे कि वैसे 1 अपॉन में R1 क्या था, L माइनस R माइनस cos थीटा माइनस में 1 अपॉन में R प्लस है क्या बच्चों? आ रहा समझ में? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे कि वैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस प्लस में L cos, थोड़ा मैथ लगा यहाँ पर अपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको करें, यहाँ माइनस था तो माइनस इसको भी लगा, इसको लगा, इसको प्लस होगा अपॉन में R माइनस L cos थीटा फिर R प्लस L cos थीटा। यस, ऐसे कुछ मामला हुआ। आगे चले, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो ये प्लस माइनस L क्या हो गया बच्चों, 2L cos थीटा अपॉन A माइनस B, A प्लस B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हुआ क्लियर? अब आपको पता है बच्चों R बहुत 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 ज्यादा है L से, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, निगलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एक टाइम पूरा निगलेक्ट जीरो हो गया, तो क्या बचा सिर्फ बोलो Vp इज इक्वल टू, हाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर Q है ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट में 2L cos थीटा अपॉन में R, राइट है क्या? Vp इज इक्वल टू Q अपॉन में, ये Q और 2L साथ में ले लेंगे और cos थीटा अलग कर देंगे अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q और 2L क्या होता है बच्चों, P होता है नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल। Vp इज इक्वल टू, मैं इलेक्ट्रिक के चैप्टर पढ़ा रहा, संगनवार सर ने आपको मैग्नेट के चैप्टर्स पढ़ाए, तो वो जब उनके पास बात करेंगे तो मैग्नेट की बात करना, मैं नहीं पढ़ाने वाला मैग्नेट के, अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक के पढ़ाने वाला हूँ, हाँ बस ये और नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा जितने और आगे मैग्नेट के रहेंगे तो वो सरिच पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म के जो रहेंगे, तो हाँ Vp इज इक्वल टू Q ऑफ 2L दैट इज P cos थीटा का cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में
इसको एक अच्छे बच्चों की तरह मतलब किताब की तरह लिखो बोले तो ऐसा लिखने का कैसा 1/4πε0 अलग से इंटू p cos थीटा अलग से अपॉन में एक प्यारा आंसर लिखता है। ठीक है क्या बच्चों? कोई हार्ड डेरिवेशन, कोई हार्ड डायग्राम बोले तो एक दफा और करा था तुम्हारे लिए। समझ गया ना अच्छे से? अभी देखो सुनो, ये अपने पास डाइपोल है, होगा सर आंसर हो गया, फिर आप क्या बता रहे केसेस? हाँ, इसमें 2-3 केसेस बतला, 2 केसेस देख लो। केस 1, अगर अपने पास अपने को डाइपोल मोमेंट ये पॉइंट P यहाँ नहीं है, पॉइंट P डायरेक्ट एक्सियल लाइन पे यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ के बजाय कहाँ पर है, तो यहाँ पर एंगल फिर कितना बन जाएगा थीटा, इसको बोलते हैं एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर क्या कॉस, तो कॉस 0 कितना हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है, तो आंसर क्या बन जाएगा VP इक्वल टू बोलो कॉस 0 1 P अपॉन 4πε0 अपॉन में R का स्क्वायर नहीं आ रहा, ये कहां से R का स्क्वायर, हाँ R का स्क्वायर है ना, A माइनस B से आया वो R का स्क्वायर P अपॉन 4πε0 R का स्क्वायर। एट इक्वेटोरियल पे बोल दिया, अगर एट इक्वेटोरियल लाइन, सर इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं, ये देखो ये जैसा एक्सियल है कि नहीं, तो एक्सियल का परपेंडिकुलर ये रहता है इक्वेटोरियल, पॉइंट यहां पर नहीं है बल्कि यहां है, तो थीटा कितना बनता, तो थीटा cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, तो VP इज इक्वल टू यहां पर आ गया, ये पूरा 0 छूटेगा ना क्योंकि cos 90 0, तो आंसर इज 0। ये 2 केसेस याद रखना, एग्जाम में MCQ में पूछ सकते हैं ऐसा। इक्वेटोरियल लाइन पर इक्विपोटेंशियल कितना रहता ड्यू टू डायपोल, हाँ डायपोल पे जैसे इक्वेटोरियल पे कितना रहता 0 और एक्सियल पे कितना रहता, समझ में आ गया क्या? P अपॉन में 4πε0 R स्क्वायर ये रहता, 1 नहीं रहता, 1 तो ये हो रहा ना cos 0 1 आ रहा है क्या बच्चों सामने 100%। तो ये देखो इस तरह से आपका डायपोल का डेरिवेशन फिनिश हुआ। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्या है, अगर कंटेंट में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 डेरिवेशन मेन है, राइट है, और उसके बाद ये 3 डेरिवेशन पोटेंशियल के, और अब आने वाले हैं 5 डेरिवेशंस पोटेंशियल एनर्जी के। ये हार्ड थे क्या कोई? नहीं थे, खाली एक थोड़ा सा इसके अंदर लॉन्ग गया, तो वहां भी एक ही लॉन्ग है, बाकी 4 एकदम सिंपल है, एक ही दिन में जाते 4 और एक ऐसा लॉन्ग है वहां पर। तो ये चैप्टर्स के अंदर सिर्फ डेरिवेशन ही से अगर देख लिया 30 डेरिवेशन है कम से कम। कितने डेरिवेशन है? 30 डेरिवेशन इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, अराउंड राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ मैं ऐसे। ये वो 3 डेरिवेशन, ये 3 डेरिवेशन 6 और वो 4 वो 5 मिले 11, तो यहाँ छोड़े। उसके बाद शुरू होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्रिंसिपल है, फिर कैपेसिटर के डेरिवेशन है, उसके अंदर सीरीज वाले हैं, पैरेलल वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक वाले हैं, स्लैब वाले हैं, एनर्जी वाले हैं, ऐसे मिला के राउंड ऑफ 25-30 डेरिवेशन होंगे, मैं भी एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके इस डेरिवेशन एग्जाम, ये हकीकत तो ये है, ये चैप्टर जो है तो वो मिसाल बताया था ना मैंने, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब है बहुत बड़ा चैप्टर, एग्जाम में आने वाला बहुत कम है, एग्जाम में आने वाला सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स के लिए, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, और मैं बाद में तुमको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इतना बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं भी हुआ तो इंपॉर्टेंट पढ़ लेना उसके अंदर, लेकिन पूरे मार्क्स लाने वाले बच्चों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब किसी का मन है ऐसा एग्जाम, कभी कभी ऐसा रहता ना, कभी कभी ऐसा मन रहता है कि भाई अब 16 चैप्टर है, अब 16 के 16 चैप्टर पढ़ना क्या, 2-3 चैप्टर छोड़ने का दिल है, तो किसी का अगर इसको इस चैप्टर को छोड़ने का मन करता छोड़ देना, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं छोड़ना, उनके वास्ते सिंपल है, समझ रहेगा। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ चल जाता है, इन्हें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है। बायोलॉजी से मुराद जिनको मैथ नहीं समझता, ऐसा मतलब नहीं, बहुत सारे बायोलॉजी के ऐसे बच्चे रहते हैं मैथ बहुत अच्छा रहता उनका, ऐसे बच्चे रहते क्लास के अंदर, हाँ। तो मैथ अच्छा रहता मतलब प्लस माइनस से 6 समझ में आ जाती पूरी। तो अगर आपने टारगेट बना दिया ऐसा 70 मार्क, तुम कोई भी 13 चैप्टर पढ़ के ले सकते, 16 की 16 पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ रहे क्या। लेकिन अब चूंकि साल भर ट्यूशन लगाया, साल भर पढ़े अपन ने, तो उसके हिसाब से 16 चैप्टर उन्होंने पढ़ लेना, जिसको अच्छी स्टडी है। तो अब जिनके नहीं है तो उन्होंने कोई 13 चैप्टर को टारगेट करना, वो 13 की स्टडी करना अच्छे से,
और बाकी 3 में से खाली IMP पढ़ लेना, ऐसा करना। मेन एकदम फोकस क्वेश्चन आ गया तो उसमें से आ गया खत्म। नहीं तो और अपने को 100% मार्क्स के लिए पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के अंदर। वैसे तो बायोलॉजी के अंदर तो और भी कम पढ़े चलता, लेकिन फिजिक्स में फिर मैंने 3 कम करा। अगर 4 कम कर दिया तो एक आधा क्वेश्चन नहीं समझा बच्चे को बोले तो छोड़ देता उसको बड़े हालत से। तो मैंने एक ज़्यादा बोला, 12 भी सफिशिएंट है, बट 13 बोला मैंने यहाँ पर। 13 सही है, 12 से ज़्यादा। तो मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर लिया। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स आपको दे दूंगा मैं। बस आपसे एक पॉजिटिव उम्मीद ये है कि भाई घर पे जाने के बाद इन डेरिवेशंस को याद करने का, चूंकि आज याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कल के पढ़ाए हुए डेरिवेशन, आज के पढ़ाए हुए डेरिवेशन अगर आपने रिवाइज या प्रैक्टिस नहीं करे तो ज़ाहिर सी बात है फिर क्या होने वाला है, आप भूल जाने वाले हैं, है ना। वो चीज़ों को एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताता, उसके ताल्लुक उसके हिसाब से थोड़ा काम करो। पहली चीज़, पूरे सिलेबस में से अब तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट 90% खत्म ही हो गया ना, अगर देखा जाए तो। करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर चल रहा साथ ही साथ आपका। अब उधर से सेमीकंडक्टर बच्चे वाला है, तो वो हो जाता आसानी से, आपका सिलेबस ओवर हो जाता, इस सेम मंथ के अंदर हो जाता है इंशाल्लाह, खत्म सिलेबस पूरा। लेकिन अब तुम्हें एक अपनी थोड़ी प्लानिंग करने का। प्लानिंग में क्या करो, पूरे सिलेबस के अंदर से जितने भी डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो सेपरेट निकालो, लिख के निकालो, ज़ेरॉक्स करके निकालो, और ऐसे मिला के 15-16 डिफरेंस निकलते पूरे सिलेबस से। पूरे सिलेबस से 15-16 डिफरेंस निकलते। जैसे वोल्ट मीटर एमीटर में डिफरेंस आ गया मिसाल के तौर पर, स्टेशनरी में सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अंदर डिफरेंस आ गया, हाँ, प्रोग्रेसिव में स्टेशनरी में आ गया, फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन में आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल में आ गया, यूसीएम नॉन यूसीएम में आ गया, हाँ, लेमिनार फ्लूइड, ऐसे मिलाकर एक नहीं बेटा 70 नंबर है ना, तो अपने से टुकड़े टुकड़े करके निकालने का उसको। तो अपने को अगर अपन ने वो 16 डेरिवेशंस या 16 डिफरेंस याद कर लिए तो प्यारे बच्चों अपने 4 नंबर फिक्स होते। सर क्या 2 डिस्टिंग्विश आते एग्जाम में? नहीं, एक डिस्टिंग्विश आता, बाकी में डेफिनेशन लिखो बोलता, डेफिनेशन नहीं बोला तो उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो बोलता, कैरेक्टरिस्टिक लिखो बोलता। देखो एग्जांपल, फोर्स वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन में क्या पूछा उन्होंने अपने को? डिस्टिंग्विश पूछा। तो कोई क्वेश्चन में ऐसा भी तो पूछ सकता ना कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तो अपने को वहां पर काम में आ जाते, है ना। केसीएल केवीएल में जैसा किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ में डिफरेंस पूछ सकता, अनबैलेंस नेटवर्क बैलेंस नेटवर्क में पूछ सकता। ये आगे टॉपिक है आपका इस तरह से। तो याद रखो कि आपको ऐसे डिस्टिंग्विश बनाकर निकालने। आज का टारगेट इतना करो घर पे जाके कि पूरे सिलेबस थोड़ा थोड़ा करे ना, रोज रोज थोड़ा, जैसा मैं बतला रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ये अपने को पेपर अपने हाथ में लाने का काम है। पूरा सिलेबस पढ़ लिए, अब एकदम और पूरा की पूरा रिवाइज करते आ रहे अपन, तो वैसा तो चलेगा, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा टास्क करें ना अपने, तो क्वेश्चन फिक्स हो जाते। क्या करें अपन ने, बोलो? 2-2 मार्क के जो डिस्टिंग्विश है वो पूरे सेपरेट करके निकाल दिए। काम नंबर 1 अपना खत्म। दूसरा काम MCQ, पूरे बुक के MCQ विद आंसर विद सोल्यूशन, एक आंसर शीट पे लिख के निकाल देंगे। समझ रहे क्या? हर चैप्टर में 5-6 MCQ बोले तो 16 चैप्टर है अपने पास, समझ रहे? 16×5 80 MCQ निकलते। कुछ MCQ थ्योरेटिकल आंसर रहते तो डायरेक्ट क्लिक करने का उसको, और जिसके थ्योरेटिकल आंसर नहीं है उसको रे बच्चों सॉल्यूशन उसका लिख देने का साइड में। तो बच्चों अगर वहां से 6-7 MCQ आ गए अपने, तो कितने हो गए? 4 और 7 11 नंबर फिक्स। और ये बात का काम नहीं है, अभी का काम है, सेपरेट करके रखने का। बाद में एग्जाम, कल पेपर है बोलेंगे, आज रिवाइज मारने का उसको। समझ रहे बात को? इन चीजों को बाद में एग्जाम में अभी देखने का, दरमियान में आप दरमियान का टाइम पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ये दरमियान का काम। और एग्जाम के टाइम का काम क्या है? बाद में वो MCQ जो है, तो कल एग्जाम है तो आज बैठ के पूरे 80 MCQ देख लेने का। वो डिफरेंस जो आज याद करने वाले वो एग्जाम से एक दिन पहले देखने का, उसको जो है तो बीच में देखने का नहीं, आगे डिस्टिंग्विश दरमियान में स्लाइड कर देने का। चलो हमने लिख के निकाल दिया वाला, याद है ना, आज कर दिया ना, बस 2 काम समझ में आ गए। तीसरा काम, टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स, MCG की डायग्राम, ट्रांसफार्मर की डायग्राम, LED की डायग्राम, समझ रहे? अनबैंक रोड के डायग्राम्स, ओके, कैपिलरिटी के डायग्राम,
उसके अलावा पास्कल लॉ के अंदर आपने वो क्या बनाए थे बच्चों, लिफ्ट और ब्रेक के, है ना, लिफ्ट और ब्रेक के डायग्राम्स। आगे चले और ऑसिलेशन के अंदर पेंडुलम के डायग्राम, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर कार्नोट साइकिल है तो वो साइकिल के डायग्राम, है ना, पीवीटीएस डायग्राम्स, है ना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर और टीएस क्या रहता, एंट्रोपी रहता क्या, पीवीटीएस, तो हाँ पीवीटीएस डायग्राम आपको वहां ड्रॉ करनी है। आगे चले ब्लैक बॉडी के डायग्राम, आगे किरचॉफ्स लॉ आ गया एक बॉक्स के अंदर वाला, उसके अंदर एक स्पेक्ट्रम है टेम्परेचर को लेकर, राइट है, वो एक आपने अच्छे से बनाना है ब्लैक बॉडी के लिए स्पेक्ट्रम। तो ऐसे डायग्राम निकाल दिया रे बेटा अपन ने, एग्जाम में 2 नंबर की डायग्राम तो ड्रॉ करो जो बोलता हूं, और अगले 2-3 क्वेश्चनों के अंदर 2-2 नंबर के डायग्राम अपने चल जाते हैं वहां पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फेरी ब्लैक बॉडी, उन्हें बोल दिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कोनिकल पेंडुलम पूछ लिया, अरे कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन की बात है, अपन डायग्राम जो याद करें वो तो छापेंगे ना वहां पे, वहां तो 1 नंबर मिलेगा ना उसका। तो डायग्राम्स भी सेपरेट निकाल के रखने का, पूरी किताब के अंदर गिन के निकाले तुमने तो हो सकता 40 डायग्राम निकलेंगे, 40-45 डायग्राम, और उसमें अपने ऊपर डायग्राम याद ही रहते हैं, सिंपल डायग्राम है, क्या है ऐसा राउंड मारे ये बन गया तुम्हारा देखो ब्लैक बॉडी, कुछ भी नहीं, समझ रहे, ऐसा रफ डायग्राम याद रखने का, एग्जाम में बनाने का ऐसा। फिर पेंडुलम लिए, पेंडुलम में क्या है बच्चों, खत्म, ऐसा पेंडुलम लिए, ये बन गया डायग्राम और कुछ भी नहीं, एंगल थीटा है इसका, फोर्स लगा दिए, खत्म। मोटा मोटा याद रखना, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करने का उसको, समझ रहे, इस तरह से। कैपिलरी लिए ऐसा फिल करे, उसके अंदर अपन ने यहाँ पर लिक्विड का लेवल दे तो राइज हुआ, खत्म, एक जगह फॉल हो रहा है, एक जगह राइज हो रहा है, फॉल जहां पर हो रहा है वहां पर फॉल बता दी, ऐसे नहीं बढ़ती, ऐसी बढ़ती फॉल में। डायग्राम को तो कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। डायपोल के डायग्राम लिए, 2 पॉइंट लिए, इस तरह से यहाँ पर 1 पॉइंट लिए, ऐसे रफ बनाने का, पेन से बना के याद रखने का, बहुत नीट लेवल नहीं बनाने का उसको, एग्जाम में अच्छी बनाने का, समझ रहे, हो गया नामा देते हैं। ट्रांसफार्मर के डायग्राम लिए, इस तरह से बॉक्स बनाया अपन ने एक, यहाँ पर वाइंडिंग लगा दिए, यहाँ वाइंडिंग लगा दिए, यहाँ पर पावर सप्लाई दे देने का, ओके, और यहाँ पर जो है तो लोड रेजिस्टेंस दे देने का, बन गया। अब ये डायग्राम 2 नंबर को बनाओ बोलता हूँ, इतनी आसान क्या है समझाना। तो आपने जो है, जो भी आपको डायग्राम्स आएंगे उसको इस तरह से आपने एक अलग सा आंसर शीट बनानी है, उनका बंच बना देना आंसर शीट्स का, 2-3 आंसर शीट लगा के, और हर पेज पे एक डायग्राम बनाना। देखो रे बच्चों, मैंने कितने टारगेट बताया आपको। नंबर 1 डिस्टिंग्विश, कितने नंबर फिक्स, इंशाअल्लाह, ठीक है ना, 4 मार्क फिक्स। दूसरा MCQ इंशाल्लाह 7 मार्क एटलीस्ट, ठीक है ना, 3 बाहर के भी आ गए तो इनसे रिलेटेड तो आ जाते अपने को। थर्ड डायग्राम में कितना है बच्चों, अच्छा वो 2 और यहाँ पर 3 और एडजस्ट, हाँ एडजस्टेड 3, तो एक नंबर वो 3 और ये 5 मार्क समझ लो, वहां पर एक नंबर मिलेगा ना, जब थ्योरी पूछेगा तो ऐसा समझ लो। ये 3 टारगेट अपने हो गए, कितने नंबर हो गए, 5, 7, 12 और 4 15, 16 नंबर। 70 में से 16 नंबर बहुत बड़ी चीज है बेटा, कोई मामूली चीज नहीं है, समझ रहे बात को, इस तरह से। और एक छोटी सी चीज देता मैं, लेक्चर में तो घर पर रहने दो अपने, इधर मस्जिद पास लगा दो, मैं यहाँ पर ठीक है। इसके बाद आने वाला है बच्चों लॉज, ठीक है, एप्लीकेशंस, लॉज, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब यूजेस, हाँ एप्लीकेशन मतलब यूजेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपके पास एक टॉपिक है एडवांटेजेस लिमिटेशन हाइजेंस के, कौन से पता है, एडवांटेजेस का मतलब उसके
जो करेक्ट हुए वाली चीजें, और जो हाँ डिसएडवांटेज लिमिटेशंस, उसके जो गलतियां निकली थी वहां पर। एप्लीकेशन मतलब कि यूजेस, कहाँ पर किसका यूज हुआ। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसका यूज वाला है, कौन सी थ्योरी का यूज वाला है, एक एप्लीकेशन हो गया वो, ठीक है। सोलार सेल कहाँ यूज होता, ये एक एप्लीकेशन हो गया उसका, राइट है। मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर कहाँ यूज होता, एम मीटर कहाँ यूज होता, वोल्ट मीटर कहाँ यूज होता, राइट है। स्मॉल करंट मेजर करने के वास्ते अपन एमसीडी यूज करते, परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर, राइट है ना। इस तरह से लॉज, अब इतने सारे लॉज पढ़े यार बच्चों अपन ने, स्टीफन्स लॉ पढ़े, किरचॉफ लॉ पढ़े, न्यूटन्स लॉ पढ़े, है ना। और जितने सारे लॉस पढ़े अपन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर पढ़े। चैप्टर में आ जाए तो कल केसीएल पढ़े अपन ने, है ना। फिर चैप्टर नंबर 2 में आ जाए तो विस्कोसिटी के ऊपर लॉ पढ़े, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलकर, स्टोक्स लॉ पढ़े, है ना। चैप्टर नंबर 3 में आ गया तो फिर यहाँ पर अपन ने स्टेफन्स के बारे में पढ़े। 4th में उसके बाद कौन सा है बच्चों, ऑसिलेशन के अंदर लॉज ऑफ पेंडुलम पढ़े, है ना। फिर चैप्टर नंबर 6 में लॉज ऑफ स्ट्रिंग पढ़े, स्ट्रिंग के लॉस पढ़े अपन ने। तो ऐसे पूरे लॉस पढ़ लिया अपन ने, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका बन जाता, या तो ये या तो ये या तो ये आ जाता। कभी 2 आ गए तो और बढ़िया, इसका भी एक आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, 3 आ गए तो और बढ़िया, कम से कम एक तो पूछता ना लॉस को लेकर ऐसा। तो वहां पर अपने और 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाते, मिनिमम 2 नंबर, समझ रहे हो क्या। ऐसे कर कर अपने 20 नंबर पूरे फिक्स हो गए, तो अपनी फिजिक्स से ग्रुपिंग तो निकल गई ना। बहुत हार्ड काम नहीं है, अभी से शुरू करें तो टाइम भी बहुत है, लेकिन जब एग्जाम से पहले करते बैठेंगे ना, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने को जाएंगे, याद आएगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने वो पढ़ा था यार, मुझे वो टॉपिक याद है, उसको रिवाइज करने गया तक फिर याद आएगा, अरे यार चैप्टर नंबर 6 में से एक टॉपिक मैंने टेस्ट के टाइम पर पढ़ा था, समझ रहे। वो पढ़े लिखे, वो देखे देखे तक, याद करे तक, वहां से वो टॉपिक को जाएगा, वो टॉपिक से ये टॉपिक से कुछ नया करने को जाएगा, पुराना सब भूल गया। आसान तरीका ये है कि अपनी प्लानिंग बनाते रहो, और उसके साथ थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा एग्जाम के पेपर को लेके बैठो, बोर्ड के पेपर को कैसे क्वेश्चन पूछा, समझ रहे। इस तरह से बाकी चीजें तो मैं आपको ऐसे रोजाना लेक्चर में थोड़ा 10-10 मिनट 5-5 मिनट कुछ बतलाते रहूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बतलाते रहूंगा कि बेटा ये चैप्टर से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का टारगेट ये क्वेश्चन करो, समझे। ऐसा मैं तुमको 10-10 मिनट बतलाते रहूंगा कुछ ना कुछ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।